नमस्कार, सुप्रभात, शुभ दिवस। कैसे हैं आप लोग? कक्षा 10 में एक महत्वपूर्ण पाठ है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद को कलम के सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद की भाषा आम बोलचाल की भाषा है और साथ में इस पाठ में बहुत सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। और कक्षा 10 के छात्र समझ लें कि मुहावरों वाली भाषा का प्रयोग किया है, तो परीक्षा की दृष्टि से ये परीक्षा के नज़रिए से ये मुहावरे अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस पाठ को लिखने में ये बड़ा है, पर ये मत सोचो कि अपने आप में बहुत ही कठिन पाठ है। आने वाले समय में आप सोचेंगे सबसे सरल पाठ है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। दो भाइयों की कहानी है। दोनों भाई, एक बड़ा भाई है और एक जिनको बड़े भाई साहब कहा गया है, और एक छोटा भाई है। छोटे भाई को हम लेखक को मान के चलते हैं, वो अपनी कहानी सुना रहा है। छोटा भाई लेखक है जो अपनी कहानी को हमारे सामने बता रहा है कि बड़े भाई और उनके बीच में कैसा रिश्ता था। और साथ में इस पाठ में शिक्षा व्यवस्था पर, एजुकेशन सिस्टम पर भी व्यंग किया गया है। अब आप पूछेंगे व्यंग क्या होता है? व्यंग माने एक तरह से उस समय के जो शिक्षा व्यवस्था तक और उनके भाई होते हैं जिन्हें हमने बड़ा भाई कहा है, दोनों में 9 वर्ष का 5 वर्ष का, माफ़ी चाहती हूँ, 5 वर्ष का अंतर है। लेखक जो है वो 9 वर्ष का है और बड़ा भाई जो है वो 14 वर्ष का है। उन दोनों के बीच में के अब हम कहानी के सार से शुरू करेंगे। लेखक और उनके बड़े भाई के बीच में 5 साल का अंतर होता है। लेखक 9 वर्ष के हैं और उनका बड़ा भाई 14 साल का है। वो दोनों जने जो हैं, उन दोनों जनों के बीच में जो कक्षा का अंतर है वो केवल 3 वर्ष का है। बड़े भाई उनसे 3 दर्जे माने 3 कक्षा उनसे आगे पढ़ रहे होते हैं। अब जब वो उन दोनों के बीच में अंतर है, तो बड़े भाई जो हैं अपने आप में एक आदर्शवादी भाई हैं। वो अपने बड़े होने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए छोटे भाई की तंबी यानी देखभाल का पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर, अपने कंधों पर ले ली होती है। और वो पाठ में आगे जाके कहते भी हैं कि इसके लिए अगर मुझे थप्पड़ मारकर भी तुम्हें सुधारना पड़े तो मैं उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार रहूँगा। तंबी और निगरानी का अर्थ है देखभाल करने का पूरा अधिकार, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। और छोटा भाई जो होता है वो एक अच्छे भाई की तरह, अच्छे छोटे भाई की तरह, जब भी वो डांटते थे सिर झुकाकर उनकी बातों को सुन लेता था। बड़े भाई जो हैं वो बहुत ही अध्ययनशील, ये दूसरी विशेषता है उनकी। पहले हमने की आदर्शवादी भाई, जिम्मेदार भाई। अब उसके बाद अगली विशेषता हम सुन रहे हैं उनके बारे में, वे अध्ययनशील थे। अध्ययनशील यानी पढ़ने पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, किताबें खोलकर हर समय पढ़ने में लगे रहते थे। और जब कभी उन्हें अपने दिमाग पर को आराम देना होता तो किताबों के हाशिए पर, हाशिया मीन्स मार्जिन लाइन, जो मार्जिन होता है वहाँ पे वह चित्रकारी करते थे, कुछ फूल पत्ते आदि बना लिया करते थे। एक ही शब्द और शेर को बार बार लिखते थे। कुछ ऐसे शब्दों का निर्माण कर लेते थे जिनके अर्थ समझ नहीं आते थे, या वाक्य बनाते थे जिनका समझ नहीं आता था। जैसे कहीं भाइयों भाइयों लिख दिया, कहीं हमीदा लिख दिया, अमीनो लिख दिया, और इन शब्दों के आपस में क्या तालमेल था वह लेखक की समझ से परे था। आपकी पुस्तक में एक प्रश्न भी आएगा कि पढ़ाई करते समय जब बड़े भाई परेशान हो जाते थे तो दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो आपको यही करना है कि हाशिए में चित्रकारी करते थे, कुत्ते बिल्लियों के चित्र बना लिया करते थे, और एक ही शब्द या शेर या वाक्य को बार बार लिखते थे जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता था।
अब जब उन्हें अध्ययनशील बताया गया है, उस यहाँ पर भी उनके ऊपर एक व्यंग कसा गया है कि वे एक कक्षा में 2 से 3 साल लगाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर मकान बनाते समय नींव मजबूत ना हो, नींव मीन्स अगर बेस ठीक से तैयार नहीं है तो बिल्डिंग भी अपने आप में मजबूत नहीं बनेगी। तो एक कक्षा में वो फेल होते थे, नहीं लिखा है, मजाक में व्यंग करते हुए कहा कि वो एक कक्षा में 2 से 3 साल लगा दिया करते थे। और जो छोटा भाई था उसे तो खेल कूद के अलावा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता था। वो बार बार मैदान की ओर देखता रहता, कभी मैदान में जाता, पतंग उड़ाता, किंकरियाँ फेंकता। किंकरियाँ माने छोटे छोटे पत्थरों को इधर उधर से उठा के फेंकता, कागज़ की तितलियां बनाकर उड़ाता रहता। ये सारी चीज़ में ही उसका मन करता। वो 1 घंटा भी बैठ के पढ़ना उसके लिए अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम होता था। और कुछ नहीं मिलता तो फाटक के ऊपर, फाटक समझते हैं, फाटक माने मेन गेट होता है ना, आयरन गेट, कभी कभी बिल्डिंग्स का बाहर का, आप लोगों के स्कूल के बाहर का, आप लोगों के बड़े से घर के बाहर का, तो उसके ऊपर ऐसी आप शहरों में रहने वाले बच्चे कल्पना भी नहीं कर सकते, तो कल्पना माने इमेजिन, तो वो उसके ऊपर बैठकर उसको ही अपना झूला बनाकर इधर से उधर झूलता रहता। और जब वो घर पहुंचता तो सबसे पहले भाई साहब उसके एक ही प्रश्न पूछते कि तुम कहाँ थे। ये भी पीछे एक नंबर का प्रश्न आया होगा। और भाई के उस रौद्र रूप गुस्से को देखकर छोटा भाई मन ही मन डर जाता और अपनी गलती मान लेता। उसको लगता कि हाँ वो कुछ गलत काम करके आया है, कि पढ़ाई की जगह उसने सारा समय खेल कूद में बिता दिया है। और उन्हें ऐसा लगता कि बड़े भाई जो उन्हें डांट रहे हैं वह प्यार से डांट रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा उनका भला ही चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि वो किसी तरह से गलत राह करे, गलत काम करे। आगे की, और बड़े भाई उसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि आगे की जो पढ़ाई होगी ना, तुम अगर सोच रहे हो कि बड़ी आसान हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो दिन प्रतिदिन कठिन होती जाएगी। और तुम अगर नहीं पढ़ना चाहते तो माँ और दादा के पैसे, दादा माने पिताजी के बारे में कहा है, उनकी जो मेहनत की कमाई है उसको यहाँ पे बर्बाद मत करो। और तुम सोच रहे हो तुम आसानी से पास हो जाओगे, देखो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, बड़े भाई समझाते हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी पास नहीं हो पाता। तुम तो घोंगा हो, पढ़ने में कमज़ोर हो। जैसे घोंगा धीरे 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 स्नेल की तरह, स्नेल है घोंगा, धीरे धीरे चलता है, वैसे तुम चलते हो। पढ़ाई करने के लिए तो आंखें फोड़नी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, देर रात तक जागना पड़ता है, अपना खून जलाना पड़ता है। देखिए आँख फोड़ना, खून जलाना, ये दोनों बहुत ज़्यादा मेहनत करना, देर रात तक पढ़ोगे तब जाके तुम कर पाओगे। और कोई ये जो कक्षाओं की पढ़ाई है, ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं कर सकता। कोई भी आम आदमी, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना टॉम डिक एंड हैरी, वैसे कोई मामूली आदमी इसको आसानी से नहीं कर सकता। उनकी जब ये लताड़ यानी डांट को वो सुनता, उसके और उनके सूखती बाण, उनके ताने, उनके तर्क, उनके आर्गुमेंट्स को सुनता, तो उसके बाद उसके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, वो बिल्कुल निराश हो जाता। फिर मुहावरा है, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, निराश हो जाता, उसकी हिम्मत टूट जाती। पर थोड़ी देर बाद वो कहता कि ये सारे बादल जैसी निराशा बुम करके सारे उसके सामने से दूर हो जाती है। फिर वो एक टाइम टेबल बनाता, और जिसमें खेलना तो बिल्कुल गायब, खेला तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, खेल के लिए कोई वो वहाँ पे कोई पीरियड, कोई टाइम अपने आप को अलॉट नहीं करता है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पर बताइए फिर क्या होगा? पूरे दिन पढ़ पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर बाद, थोड़े ही समय बाद, पहले दिन से ही टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती, उसे इग्नोर करना शुरू हो जाता, उसे साइड में रख दिया जाता। आप भी जानते हैं टाइम टेबल बनाना, यहाँ दीवार पे लगाना अपने आप में अलग बात होती है,
और उसको फॉलो करना अलग बात होती है। अब वो फॉलो तो कुछ कर नहीं रहा था, उसकी अवहेलना, उसकी उपेक्षा उसने शुरू कर दी थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही वो बाहर की तरफ आया तो वो फील्ड, हरा भरा फील्ड, वो फुटबॉल के दांव पेच, वो कबड्डी के दांव पेच उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगे। और फिर उसने सोचा पढ़ाई रखो अलग, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ये आंखें फोड़ फोड़ के पढ़ाई कर सकूं। और इस छोटी सी पढ़ाई करना वो बिल्कुल भूल जाते। अब इस छोटी सी लापरवाही के बदले में बड़े भाई जो उन्हें लताड़ लगाते, डांटते, जो नसीहत देते, तो और अपमान करने का, नसीहत सलाह देते, लताड़ लगाते, डांट लगाते, जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं ना, जो उन पे बिल फाड़े जाते, तो बस फिर उसके बाद वो उनको समझ नहीं आता क्या करें। अब इन सब से बचने के लिए वो क्या करते, वो कमरे में जब आते दबे पाँव न आते, चुपचाप आते ताकि बड़े भाई को पता ही न चले। हर समय एक नंगी तलवार यानी खतरा उनके सिर पे चला रहता। अब भाई ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मन ही मन डर लगता था, क्योंकि और उनकी बातें जो थी वो उनके प्राण ही निकाल देती थी, उनको बुरी तरह से डरा देती थी। पर ऐसा होते समय भी लेखक खेलने को नहीं छोड़ पाता है। जैसे देखो, अंतिम समय में, यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, अंतिम समय में कोई व्यक्ति को अपनी दुनिया से बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है, वैसे ही वो जानते थे उनके लिए खेलना गलत है, पर फिर भी उनका मन खेलने में ही लगा रहता। ठीक एग्ज़ाम से पहले आपको पता है कि तैयारी नहीं है, पर फिर भी आपका मन करता है एक गेम खेल लूँ, आधा गेम खेल लूँ। वैसा ही मन कुछ छोटे भाई का भी हो रहा था और वो उस लालच को नहीं छोड़ पा रहे थे। अब सोचे क्या हुआ, एनुअल एग्ज़ाम्स आए, सालाना एग्ज़ाम का नाम दिया, सालाना एग्ज़ाम आए, परिणाम आया और लेखक आ गया अव्वल दर्जे में। लेखक माने छोटा भाई, वो आया फर्स्ट, वो कक्षा में फर्स्ट आ गया। और बड़े भाई जो थे क्या हुआ, फेल हो गए। और मन ही मन जो छोटा भाई था उसके मन में आया कि वो बड़े भाई से जाके कहे कि तुमने तो खेलना कूदना सब छोड़ दिया था, पर तुमने बताओ कौन सा कमाल कर दिया, कौन सा तीर मार दिया। तीर मार दिया माने कमाल कर दिया। पर उनकी ऐसी हालत देखकर छोटे भाई के मन में उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का मन नहीं किया, यानी उनको और ज़्यादा परेशान, नमक छिड़कना, किसी की तकलीफ में और ज़्यादा दुखी को और दुखी कर देना, ऐसा मन उनका नहीं किया। पर इससे क्या हुआ, उनके बड़े भाई के फेल होने से और छोटा भाई जब फर्स्ट आ गया, अव्वल आ गया, तो क्या हुआ, अब उसके मन में बड़े भाई के लिए डर चला गया। ये बातें चीज़ें वो अपने शब्दों में नहीं कहना चाहते थे, पर उनके रंग ढंग से, उनका जो काम करने का तरीका था, उनका जो जिस तरह का बिहेवियर पैटर्न चल रहा था छोटे भाई का, उससे साफ पता चलता था। वो पूरा समय गुल्ली डंडा के खेल करते रहते, उसके टूर्नामेंट्स का आयोजन में अपना समय बताते रहे। कुछ दिन बड़े भाई उन्हें सहते रहे। फिर एक दिन उन्होंने कहा, अच्छा लगता है तुम्हारे सिर में ना बहुत दिमाग हो गया है, तुमको बहुत अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है, कि तुम जो हो चाहते हो, तुम सोच रहे हो तुम पास हो गए, हम फेल हो गए, अब बताओ क्या किया जाए। अब इस बात के लिए वो कहते हैं कि जो ये अहंकार है ना, किसी का घमंड किसी का नहीं चलता है। अब इसके लिए वो किस किस का उदाहरण देते हैं, रावण का। रावण के बारे में तुमने पढ़ा होगा, लेखक, बड़े भाई कहते हैं लेखक से, रावण का उदाहरण देते हैं, शैतान का उदाहरण देते हैं, शाहरुम का उदाहरण देते हैं, कि जिनके अहंकार के कारण उनके जीवन का विनाश हुआ था, नुकसान हुआ था। और बड़े बारीकी से बता देते हैं, जो यहाँ पे व्यंग है कि केवल परीक्षा देना पढ़ाई नहीं है, उस पढ़ाई से तुमने क्या सीखा, कौन सी कॉम्पिटेंसी सीखी, क्या सीखा, वह पढ़ाई है। तुमने रावण से जो सीखा, शैतान और शाहरुम से के बारे में पढ़ के सीखा कि अहंकार नहीं करना चाहिए, वो तुमने कितना सीखा है, अपने जीवन में उतारोगे, वो मायने रखता है।
तुम जानते हो कि कभी कभी अंधेरा चोट भी लग जाता है, यानी अंधेरे में भी निशाना लग जाता है। अंधे के हाथों बटेर मिल जाती है, जो तुम डिज़र्व नहीं करते हो, जो तुम्हें मिलना नहीं चाहिए वो भी तुम्हें मिल जाता है। और उन्होंने अपनी पढ़ाई का ऐसा भयंकर चित्र खींचा कि लेखक को लगने लगा कि पढ़ाई करना जो है मानो लोहे के चने चबाने जैसा है। वो बताते हैं कि तुम जानते हो कि जब तुम आओगे, इतिहास पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, तो क्या होगा। इंग्लिस्तान यानी ब्रिटेन की जो आप अंग्रेज़ी ब्रिटिशर्स की जो हिस्ट्री पढ़ोगे, क्या होगा, कितने तो हेनरी आ जाएंगे, 8 तो हेनरी हो जाएंगे, और लोग अपना कुछ और नाम भी नहीं करते, वो हेनरी 1 2 3 प्रथम द्वितीयम तृतीयम ऐसे करके अपना काम चलाते रहते हैं। कितने चार्ल्स आ जाएंगे, कितने विलियम्स आ जाएंगे, और उनको याद रखना कोई आसान नहीं है। ज़रा भी गलत लिखा, टीचर तुम ये नहीं सोचेगा कि ये गलती हो गई, वो तुम्हारे नंबर काट देगा। ऐसे ही वो ज्योमेट्री का उदाहरण देते हैं कि ए अ ब ज की जगह, ए ट्राइंगल के बारे में बता रहे हैं, ABC की जगह अगर मैंने ACB लिख दिया तो फिर वो ये नहीं सोचेगा कि क्रम गलत किया है, बल्कि वो हमारे नंबर काटेगा। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसे पढ़ाया जा रहा था, पर पढ़ाई के पीछे जो लॉजिक था वो उसको नहीं समझाया जा रहा था। अब यहीं पे है, रटंत विद्या थी, कॉम्पिटेंसी नहीं, रटंत विद्या थी, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां हो रही थी। पढ़ना ऐसा है, बड़ी कक्षा में अनेक पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सही आटे दाल का भाव पता चलेगा, सच्चाई तुम्हें पता चलेगी। और तुम अभी ज़मीन पे पाँव नहीं रख रहे हो ना, ज़मीन पे पाँव मतलब खुशी के मारे तुम उछलते जा रहे हो, घमंड हो गया है, लेकिन अब तुम ज़मीन पर उतर जाओ। अब लेखक की जब इतनी सारी बातें लेखक ने सुनी, उसके बाद बड़े भाई की बातें सुनकर उसने क्या किया, उसने कल दोबारा से खेलना कम कर दिया, पर कितना और पढ़ना शुरू कर दिया, पर कितना पढ़ा, जितने में उसकी टास्क पूरी हो जाए। रोज़ का होमवर्क टास्क बुक में दिया हुआ है वर्ड, तो वो इसका अर्थ जितना में उसका होमवर्क पूरा हो जाए, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए। दोबारा परीक्षा हुई, छोटा भाई पास हो गया, बड़ा भाई फेल हो गया। अब छोटे भाई की जितनी भी खुशी थी, उन बड़े भाई का दुख देख के वो खुशी भी आधी हो गई, और अब छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में केवल 1 कक्षा का अंतर रह गया। शुरू में तीन का अंतर था, अब 1 कक्षा का अंतर रह गया। और मन में उसके छोटे भाई के मन में एक कुटिल विचार भी आया, अगर ये बड़े भाई 1 साल और फेल आ जाएं तो फिर हम बराबर की कक्षा में हो जाएंगे। पर उन्होंने उस विचार को अपने मन से बाहर निकाला कि छुट्टी करो, इस विचार को अपने मन से बाहर निकाला। बड़े भाई नर्म हुए, लेकिन छोटे भाई ने उनकी इस नर्म होने की स्वच्छंदता का पूरा फायदा उठाया। नर्म हुए, पर उसका उन्होंने पूरा आज़ादी उठानी शुरू कर दी और सोचने। और एक दिन बड़े भाई ने क्या किया, उन्होंने उनको पकड़ा और उन्होंने कहा, अब क्या हुआ, बहुत मेहनत की दोनों भाइयों ने। छोटा भाई 1 घंटा पढ़ के, थोड़ी देर पढ़ के, अपने टास्क को पूरा करके फिर से पास हो गया। बड़ा भाई पास नहीं हो पाया। छोटे भाई की खुशी जो है बिल्कुल आधी हो गई, पर मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा कुटिल विचार भी आया, एक बुरा विचार भी आया कि अगर ये अगले साल भी फेल हो जाए तो हम बराबर की कक्षाओं में आ जाएंगे। उन दोनों के बीच में अब 1 ही साल का अंतर था कक्षा में, और पहले 3 साल जब हम पाठ में शुरू में पढ़ा तब उनकी कक्षाओं के बीच में 3 साल का अंतर था। अब केवल एक ही कक्षा का अंतर हो गया। ठीक है, अब इस बड़े भाई का तो व्यवहार थोड़ा नर्म हो गया। उन्होंने कहा, अरे ये क्या क्या हो रहा है, वो थोड़े उदास हो गए, नर्म हो गया। और छोटा भाई जो था, उनकी इस नरमी का फ़ायदा उठाने लगा। उसका व्यवहार बहुत ही स्वच्छंद, आज़ाद हो गया। जब मर्जी आती बाहर चला जाता, जब मर्जी आती पतंगबाजी के टूर्नामेंट्स का इंतज़ाम करता, और पर वो इस बात की कोशिश करता कि किसी भी तरह से
बड़े भाई को ना पता चले कि उनके मन में बड़े भाई के लिए इज्जत थोड़ी कम हो गई है। अब बड़े भाई जो थे वो बड़ी जल्दी इन चीज़ों को समझ जाते थे। वो थोड़े दिन चुप रहे, देखता हूँ छोटा भाई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। एक दिन बड़ा भाई संध्या के समय, शाम के समय बाहर गया हुआ था और छोटा भाई अपने रोज़ की तरह से अपनी पतंगबाजी में जुटा हुआ था। अचानक बाजार के पास उन्होंने क्या देखा, छोटे भाई और सारे बाजारी बच्चों के, आसपास के बच्चों के साथ पतंगबाजी कर रहे थे। आसमान से एक पतंग कटकर नीचे गिरने लगी। अब आप कभी देखेंगे, अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, जब कोई पतंग कटती है तो सारे के सारे लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। आप अभी 15 अगस्त के दौरान में देखेंगे, दिल्ली में खास तौर पे उस समय खूब पतंगबाजी होती है और जब किसी की पतंग कटती है तो क्या आवाज़ आती है, आए बो कट्टा। तो वो क्या होता है, तो वैसे ही एक पतंग कट के गिर रही थी और सारे के सारे बच्चे उसको लूटने के लिए, उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। अब छोटा भाई भी शामिल था इसमें। और क्या हुआ, उसी समय बड़े भाई बाहर से आ रहे थे। छोटा भाई और बड़े भाई आपस में टकरा गए। छोटा भाई तो डर के मारे, काटो तो खून नहीं वाली स्थिति, बिल्कुल बुरी तरह से डर गया। बड़े भाई जो थे, बड़े भाई को उस समय मौका मिल गया और उन्होंने वहीं पर उसे डांटना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि तुम कक्षा 8 में आ चुके हो। बड़े बड़े मिडलची जो हैं, मिडलची माने मिडिल सेक्शन में पढ़ने वाले लड़के, मिडिल क्लास तक पढ़ के एडिटर बन गए हैं, कहाँ कहाँ की ऊंची नौकरी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस समय क्लास 8 की जो पढ़ाई थी वो अपने आप में बहुत मुश्किल मानी जाती थी। और तुम जो हो यहाँ बाजारी बच्चों के साथ, जिनको पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है, उन बच्चों के साथ तुम खेल रहे हो। देखो उस समय केवल कुछ प्रिविलेज्ड बच्चे थे जो पढ़ पाते थे, आज सबको पढ़ने का अवसर मिल रहा है या मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो ये रोड साइड में बच्चे हैं, तुम उनके साथ बैठ के पतंगबाजी में लगे हुए हो, तुम समझ नहीं रहे हो तुम्हारे लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है। और तुमने मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, ठीक है, तुमने ये देखा है, पर तुम ये, और मैं अब तुमसे केवल एक कक्षा आगे हूँ, पर ये मत सोचो कि तुम जो है मुझसे बड़ी भी कक्षा में चले जाओगे ना, तुम्हारे और मेरे बीच में जो ये 5 साल का अंतर है उसको कोई कोई नहीं मिटा सकता। और अब बड़े भाई साहब, क्योंकि वो हमेशा से, ये एक और उनका गुण था, वो बोलने की कला में बहुत निपुण थे, वो उपदेश देने की कला में निपुण थे। तो वे उनको समझाते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम जो किताबें पढ़ रहे हो उससे ज्ञान होता है। जीवन में जो कुछ हम सीखते हैं अनुभव से सीखते हैं। इसके लिए वो अपने माता पिता का उदाहरण देते हैं, वो हेडमास्टर साहब की माता जी का उदाहरण देते हैं। उनके दोनों उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। माता पिता का वो कहते हैं देखो वो हमारे लिए कुछ पैसे भेजते हैं और हम उसे 2 दिन में ख़त्म कर देते हैं और फिर उनसे मंगाते हैं, पर उन पैसों से हमारे माता पिता क्या करेंगे, पूरा महीना चला सकते हैं। उनके अंदर ये गुण है। हेडमास्टर साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, लेकिन वो सारे पैसे एक साथ में खर्च कर देते थे। लेकिन जब से उनकी माताजी आई हैं, वो पूरा घर बहुत अच्छे ढंग से चलता है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम ज़्यादा कक्षा पढ़ लोगे तो तुम ज़्यादा समझदार हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसा वो छोटे भाई को समझाते हैं। मैं उम्र में हमेशा बड़ा रहा हूँ और मेरा अनुभव तुमसे ज़िंदगी में ज़्यादा है, इसलिए तुम मेरी इज्जत को तुम मुझे ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते, मेरी इज्जत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। लेखक ने जब ऐसे बड़े भाई की बात हो गई सुनी, तो वो उनके सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गया और उनके सामने झुक गया कि हाँ मैं गलत था। फिर क्या होता है, क्लाइमैक्स, अचानक से एक और पतंग गिरती है और छोटे भाई और बड़ा भाई दोनों उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं और बड़े भाई उनको अपने डांटते समय समझा देते हैं कि मेरा भी मन करता है कि मैं ये सारे काम करूं, लेकिन अगर मैं खुद बेराह हो जाऊंगा, गलत रास्ते में चलाऊंगा, तो मैं तुम्हें कैसे सही रास्ता दिखाऊंगा। तो हमेशा वो अपना मन मार के पढ़ते थे। मुझे जो पाठ में समझ आया कि बड़े भाई मन मार के पढ़ते थे, इसलिए
अंक नहीं आता था। छोटा भाई थोड़ा पढ़ता था, सोच समझ के पढ़ता था, तो इसके कारण उसके हमेशा अच्छे अंक आते थे। इसलिए पढ़ते समय मन लगा, थोड़ी देर पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए और अपने अंक, आपके अंक अच्छे आएंगे। प्रश्न संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो कृपया संपर्क करें। धन्यवाद।